Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So learners, as you know हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है. कहते व्हेन पार्टनर ऑफ द फर्म ब्रेक हिज रिलेशन विद अदर पार्टनर्स एंड अदर पार्टनर कंटिन्यू टू ऑपरेट द बिजनेस ऑफ द फर्म इट इज़ डीम्ड टू बी ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यानी कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के साथ क्या करता है, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करता है और जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो मिलकर अपने फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी और डी ये क्या है, चार पार्टनर हैं. अब ए कहता है कि मैं इस फर्म के अंदर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इस फर्म से अलग होना चाहता हूँ. तो बी, सी और डी मिल कहते हैं कि ठीक है, आप अपने फर्म से क्या होना चाहते हो, अलग होना चाहते हो तो हो सकते हो. इस कंडीशन में ए ने क्या किया, बी, सी और डी के साथ अपने जितने भी रिलेशन है उनको ख़त्म किया और बी, सी, डी ने क्या किया, कहा कि हम इस पार्टनरशिप बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो इस बिजनेस को हम इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. A firm is deemed to be dissolved when the relation between all partners breaks down. कि एक फर्म तब डिसोल्व मानी जाती है जब सभी पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने अपने रिलेशनशिप आपस में क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं. डिसोल्यूशन टर्मिनेट द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड नेसेसरीली इम्प्लाई दैट पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड. कि डिसोल्यूशन होने के बाद जो फर्म का बिजनेस है वो बंद हो जाता है और जो सभी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी क्या है, तीनों पार्टनर्स हैं. तो ए, बी, सी तीनों ये मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हम इस पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते और तीनों क्या करते हैं, सभी अपने अपने राइट्स और लायबिलिटी से एक दूसरे को अलग करते हैं. तो इस कंडीशन में क्या हो, तीनों ने एक दूसरे को अलग किया तो और आपका जो बिजनेस है फर्म का उसको भी ख़त्म कर दिया कि हम इस बिज़नेस को आगे रन नहीं करना चाहते. तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. कि जब सभी पार्टनर्स मिलकर अपने जितने भी रिलेशन हैं उनको ख़त्म करते हैं और आपके जो बिज़नेस है फर्म का उसको भी ख़त्म करते हैं. सो दिस इज़ मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. कि एक फर्म का डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है. देन फर्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट. इसके अंदर क्या होगा कि जब आपका सभी पार्टनर्स मिलकर म्यूचुअल कंसेंट से ये कहेंगे कि हम इस बिज़नेस को आगे नहीं चलाना चाहते, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा. द नेक्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो आपकी बिजनेस के अंदर 4 पार्टनर्स हैं, इन 4 में से कितने 3 पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी क्या है, फर्म डिसोल्व होती मानी जाएगी क्योंकि आपका एक अकेला पर्सन कोई फर्म नहीं बना सकता. देन नेक्स्ट इज जब आपका बिजनेस क्या करता है, कोई अनलॉफुल काम करता है, यानी कि कोई ऐसा काम करता है जो कि लीगली क्या कंसीडर नहीं किया जा सकता उस बिजनेस से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कंपलसरी हो जाता है. तो कंपलसरी डिसोल्यूशन की आपकी 2 सिचुएशन है कि जब आपके एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर आपका फर्म जो है कोई ऐसा काम करती है जो कि लीगली प्रोहिबिटेड है.
द नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, कि आपके कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके होने पर आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हुई मानी जाती है। वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जब आपका पार्टनरशिप का कोई फिक्स टाइम पीरियड हो और वो टाइम पीरियड क्या हो जाए, पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अग्रीमेंट किया कि हम 5 साल के लिए क्या करेंगे, एक पार्टनरशिप फर्म को बिल्ड करेंगे। अब आपके फर्म के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका 5 साल के बाद फर्म को डिसॉल्व माना जाएगा। या फिर आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी बिजनेस को क्या किया था, सॉरी पार्टनरशिप को बिल्ड किया था और वो पर्पस आपने अचीव कर लिया। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया था और वो बिल्डिंग अब बन चुकी है, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, अपने आप डिसॉल्व मानी जाएगी। या फिर आपके पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपका जो फर्म है वो डिसॉल्व मानी जाती है। या फिर आपका कोई पार्टनर फर्म का क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस कंडीशन के अंदर भी आपकी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व मानी जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी के आपकी 4 कंडीशन है कि जब आपने किसी टाइम पीरियड के लिए फिक्स की थी अपने पार्टनरशिप और वो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी फर्म डिसॉल्व मानी जाती है। या फिर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो फर्म बनाई थी और वो पर्पस क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। या फिर आपका किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। द नेक्स्ट इट इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, कि आपके किसी पार्टनर ने, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने क्या किया है, नोटिस दिया है किसको, कोर्ट को, कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी जो फर्म है डिसॉल्व मानी जाती है। फॉर एग्जांपल, 4 पर्सन है, उन चारों ने मिलकर क्या किया कि हम सब मिलकर अपनी इच्छा से ये डिक्लेयर करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम अपने पार्टनरशिप फर्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, एट विल, उन्होंने अपनी इच्छा से किया, तो इस कंडीशन में भी आपके पार्टनरशिप डिसॉल्व माने जा सकती है। द नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू योर पार्टनरशिप डीड, तो उस कंडीशन में आपके क्या है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन माना जाता है, आपने कोई फ्रॉड किया है। द नेक्स्ट इज, होप दिस स्लाइड इज क्लियर, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कि कोर्ट आपकी फर्म को कब कब डिसॉल्व कर सकती है। देन फर्स्ट पॉइंट इज ऑन फ्लुएंसी ऑफ अ पार्टनर, कि जब आपका कोई पार्टनर मेंटली क्या हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि आपके पार्टनरशिप फर्म कोर्ट के अकॉर्डिंग डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर ए, बी और सी 3 पार्टनर है, जिसमें से ए क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी फर्म का वो पार्टनर रहेगा और उस ए के द्वारा किए गए जितने भी काम है उसके लिए बी और सी भी क्या होंगे, लीगली लाइबल होंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, अब ए तो मेंटली पागल है, उसको क्या पता कि वो क्या काम कर रहा है और फर्म के बेनिफिशियल के लिए है या नहीं, तो इस कंडीशन से बचने के लिए बी और सी ने क्या किया, कोर्ट में जाकर कहा कि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ताकि हम ए के द्वारा किए गए काम की जो भी लाइबिलिटी है उससे बच सके। तो इस कंडीशन में आपकी फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हुई मानी जाती है। द नेक्स्ट इज ऑन परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ द पार्टनर, कि आपके मान लो फर्म के कोई 2 पार्टनर है, ए और बी, इसमें से ए क्या हो जाता है, आपका कॉन्टैक्ट करने के लिए इनकैपेबल हो जाता है परमानेंटली। मान लो उसने कोई ऐसा काम कर दिया अनलॉफुल, अब वो क्या इंसॉल्वेंट हो गया, मान लो वो अब क्या नहीं कर सकता, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म उस कंडीशन में डिसॉल्व हुई मानी जाएगी, क्योंकि उसको पार्टनरशिप से अलग करना पड़ेगा जब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और पार्टनरशिप से अलग करोगे तो बी आपका अकेले क्या नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म को नहीं चला सकता, तो इस कंडीशन में आपका जो फर्म है वो कोर्ट द्वारा डिसॉल्व हुई मानी जाती है। द नेक्स्ट इज ऑन मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, कि आपके किसी पार्टनर ने क्या किया है, कोई ऐसा काम किया है जानबूझकर जिससे कि दूसरे को क्या हो, लॉस हो, तो इस कंडीशन में अगर
आपके पार्टनर ने जानबूझकर ऐसा कोई काम किया जिससे कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको लॉस हो, इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी फर्म डिसॉल्व हुई मानी जाएगी। द नेक्स्ट इज ऑन ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट बाय अ पार्टनर, कि आपके किसी पार्टनर ने क्या किया है, ब्रीच यानी कि उसने जो जो एग्रीमेंट किए हैं फर्म के साथ उनको उसने अच्छे से नहीं निभाया, उसकी जो ड्यूटी थी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने उसको अच्छे तरीके से नहीं निभाया और बार बार उसको बताने के बाद भी वो वही गलती सेम दोहराता जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व हुआ माना जाएगा। देन ऑन ट्रांसफर अटैचमेंट और सेल ऑफ अ पार्टनर्स शेयर, कि कोई भी पार्टनर बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता या फिर दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकता, ना ही अपने जो भी शेयर है उसको सेल कर सकता। लेकिन अगर कोई पार्टनर बिना दूसरे पार्टनर्स को बिना बताए ऐसा करता है तो उस कंडीशन में आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व हुआ माना जाएगा। द नेक्स्ट इज द फर्म व्हेन द फर्म इज कंस्टेंटली लूजिंग कंसर्न, कि आपकी जो फर्म है वो कंस्टेंटली क्या करी जा रही है, लॉस सफ़र किए जा रही है, 3 4 4 5 साल 7 साल 8 साल वो क्या कही जा रही है, लॉस को कंसर्न किए जा रही है, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही। तो इस कंडीशन में कोर्ट ये उचित समझता है, फेयर समझता है कि अब इस फर्म को बंद ही कर दिया जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई मानी जा सकती है। देन नेक्स्ट इज व्हेन द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल, कि जब आपकी कोर्ट ये समझे कि हाँ अब इन कंडीशन में क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, उस कंडीशन के अंदर भी आपकी फर्म क्या की जाती है, डिसॉल्व मानी जा सकती है। लास्ट पॉइंट है आपका, डिसोल्यूशन सिर्फ कोर्ट के कंसर्न पर उसकी जो भी रीजनिंग पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट को अगर लगे कि इस सिचुएशन में फर्म को बंद कर दिया जाना चाहिए तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, की एक फर्म किस तरीके से अपने जो भी फर्म है उसको डिसॉल्व हुई मानी जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर एंड इफ you have any query about the topic you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the